तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब तक हमने देख लिया है एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। वो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए था क्योंकि वो रेगुलेट कर रहा था कंपनी के अफेयर्स को, क्योंकि लोग काफी दुखी हो गए थे। मतलब ब्रिटेन के अंदर भी इतना ज्यादा करप्शन था, कंपनी वाले लोग इतना ज्यादा कमा रहे थे, तो उन सब चीजों को देखते हुए और फिर रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया ताकि रेगुलेट किया जा सके। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ हो नहीं पाया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं वहां पे। बीओसी आया, बीओसी नहीं आया, सॉरी, वहां पे सीओडी था। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड की गई थी गवर्नर जनरल को। लेकिन वो पूरा सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या रहा कि बीओसी एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नई बॉडी स्टार्ट की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जिसमें 6 कमिश्नर्स हुआ करते थे, उसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। बीओसी काफी इंपावर्ड बॉडी थी, और बीओसी जो थी वो काफी ओवर रूल करने लगी एक तरह से सीओडी को एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर बाद में बीओ मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1790। मेरी आवाज यदि चली जाती है तो बता देना, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो ऑडिबल हूं ना मैं? बीच में आवाज कटी थी एक बार। ठीक है ना, अभी ऑडिबल हूँ, लेकिन ठीक है। तो 1793 के अंदर फिर भी एक एक्ट लाया गया, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मेजर नहीं है, वहां से कुछ ज्यादा बात इंपॉर्टेंट बनती नहीं है, इस वजह से 1793 को हम स्किप करते हुए 1813, 1833, 1853 की बात करेंगे, फिर 18 लाइक काउंसिल एक्ट्स के ऊपर जाते हुए आगे चले जाएंगे, फिर 1909, 1919, काइंड ऑफ इन दिस वे वी विल गो। ओके। तो यहाँ पे कोई बताना चाहेगा कि 1793 में उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे 1793 के अंदर? कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं तो ठीक है, मैं बाद में जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ। काइंड ऑफ तुमको यदि बताना हो किसको, किसी को भी, तो बता सकते हो आप लोगों ने। ठीक है, चलो मैं बाद में बता दूंगा फिर। कॉर्नवालिस का नाम सुना है? लॉर्ड कॉर्नवालिस यस सर। थे क्या वो उस टाइम पे? 1793 में थे वो? यस सर, 1786 से इसी ईयर तक शायद 1793 तक। ओके। ओके, और कंफर्म करके बताना फिर बाद में। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, और मेरी आवाज यदि चली जाए तो बता देना। हम स्टार्ट करते हैं 1813 का, 1813 का जो हमारा एक्ट है, चार्टर एक्ट, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्टर एक्ट 1813 हो गया। तो हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश के ट्रेडर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, वो भी डिमांड करने लगे थे और बोल रहे थे कि ये मोनोपोली जो है उसको रिमूव करो, ईआईसी की मोनोपोली को। ठीक है, वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज वगैरह आ रही थी। ठीक है, तो बाद में जाके फिर 1813 के अंदर इस एक्ट को लाया गया। तो इस एक्ट के फीचर्स क्या थे? फीचर्स की बात की जाए तो इसमें मोनोपोली जो थी ना उसको समाप्त कर दिया गया, ईआईसी की मोनोपोली को, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर भी क्या रहा, लेकिन अभी भी चाइना के अंदर और टी के अंदर, है ना, चाइना एंड टी, ये 2 कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मोनोपोली रहती है अभी भी, किसकी? ईआईसी की। ठीक है, तो ये चाइना के साथ, और ट्रेड टी में इंडिया के साथ ट्रेड में। ठीक है, तो ये 2 जो मोनोपोली थी उसके बावजूद भी, है ना। और इन्होंने परमिशन दी थी क्रिश्चियंस मिशनरीज को प्रमोट करने के लिए अपने रिलीजन को, यहाँ पे ऑफिशियली परमिशन प्रोवाइड कर दी गई थी। तो ये जो इसके मेजर फीचर्स है उसमें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका फीचर है कि टी एंड चाइना, ये 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं, यहाँ पे मोनोपोली थी ईआईसी की। एंड कर दिया गया था प्रमोट करना खुद के रिलीजन को, मिशनरीज एक्टिविटीज को। ठीक है, और इसमें 1 लाख रुपए का अमाउंट प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, एजुकेशन के लिए, इसमें साइंस को, इन सब चीजों को आगे बढ़ाना था, ये सब चीजें भी यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। तो ये मेजर 3 फीचर्स है, यही याद रखने हैं। ठीक है, पहला जो फीचर है दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, कि ईआईसी की मोनोपोली को ब्रेक करते हुए टी और चाइना तक सीमित कर दिया गया। और बाद में सेकंड जो था, क्रिश्चियन क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनको अलाउ कर दिया गया अपनी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और 1 लाख रुपए का यहाँ पे एजुकेशन के लिए बजट आया था। ठीक है, तो ये सब चीजें की गई। अब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं इस एक्ट को कि क्या था इसका एनालिसिस। ठीक है, तो इनकी ट्रेड मोनोपोली समाप्त हो गई, पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, इस चीज को हमको देख लेना है। और साथ ही साथ में इंडिया वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, और सभी के लिए ओपन कर दिया गया कि आइए ट्रेड कीजिए, काइंड ऑफ ऐसा माहौल बना दिया गया। ठीक है, लेकिन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये 2 जो चीजें थी उसके अंदर एक्सक्लूसिवली अभी भी मोनोपोली थी, या फिर अधिकार था कंपनी को इन 2 चीजों के ऊपर। ठीक है, एंड फर्दर फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द इन हैंड्स ऑफ कंपनी। लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट जो थी, है ना, या व्यापार वगैरह में तो तब्दीली कर दी गई है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट जो है वो तो कंपनी के हाथ में ही है। भले ही वो सीओडी बीओसी वगैरह के थ्रू रेगुलेट हो रही हो, लेकिन है तो कंपनी के हाथ में ही।
वो तो 1858 में क्राउन अपने हाथ में लेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये चीजें तो अभी भी उनके पास ही रहेंगी। गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू ऑफ इंडिया जो है वो कंपनी के हाथ में ही रहेगा, लेकिन और जो प्लेयर्स हैं उनको भी आने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो पता है एक चीज का ध्यान रखना, 20-20 साल के अंतर पे आएंगे जो चार्टर एक्ट आएंगे, लाइक 1793, 17, फिर उसके बाद 1813, 1833, 1853। 1853 का जो चार्टर एक्ट आएगा एक्चुअली में उसके बाद डेडलाइन डिसाइड नहीं की गई थी। अदरवाइज ये हमेशा पहले से ही डेडलाइन डिसाइड कर देते थे, तो कहीं ना कहीं पे हम देख सकते हैं कि 1853 में डेडलाइन को डिसाइड नहीं करना, इस चीज का कहीं ना कहीं पे उस संकेत था कि जल्दी ही मे बी पॉसिबल कंपनी रूल खत्म होने वाला है, तभी डेडलाइन समाप्त नहीं बताई गई थी उस टाइम पे, है ना। अदरवाइज जनरली डेडलाइन हुआ करती थी और 20 साल में एक्ट आया करते थे जनरली, है ना। तो इतना ही था 1813 के एक्ट में, कुछ बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है आपको पता ही है, क्रिश्चियन मिशनरीज वाला कीवर्ड है, टी एन चाइना है, एंड 1 लाख रुपए का एजुकेशन बजट है। बस यही चीजें मेजर मेजर है। तो उसके बाद में जो चार्टर एक्ट आता है आपका बाद में जाके 1833 का। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं आप क्या इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। आपको पता है, आपने देखा होगा 1773 में हमने देखा था, 1784 में भी हमने देखा। 1773 में क्या कोशिश की गई थी कि भाई मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसियां हैं उनको कुल मिला के सब्जुगेट कर दिया जाए बंगाल प्रेसिडेंसी के, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था 1773। फिर 1784 में थोड़ा और ज्यादा कोशिश की गई, थोड़ा और टाइटनिंग की गई कि भाई इनको सब्जुगेट कर दिया जाए और एक सेंट्रल अथॉरिटी को क्रिएट किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा, तो बताया जा सकता है कि ये फाइनल स्टेप है। वहीं से सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश से की जा रही है, लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन की फाइनल स्टेप होगी। बाद में आगे जाके हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा काउंसिल एक्ट के दौरान, इस चीज को हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की फाइनल स्टेप आप 1833 के एक्ट को मान सकते हो। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल हैंड्स में अथॉरिटी को ट्रांसफर करना, काइंड ऑफ, है ना। तो ये सेंट्रलाइजेशन होता है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या थे 1833 एक्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है तो अब आपको ऑल इंडिया के लेवल पे एक इंस्टीट्यूट, एक बॉडी और एक काइंड ऑफ पोस्ट बनानी होगी। ठीक है, तो अभी तक तो हम बंगाल बंगाल किए जा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, बंगाल के नाम को बदलेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही है कि ऑल इंडिया के ऊपर आप जाओगे अब। और ये बंगाल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम दे दिया जाएगा। तो 1773 के अंदर हमने देखा गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, है ना। और वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। और अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम दिया जाएगा इस पोस्ट को, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी। ठीक है, और फिर बाद में वायसराय की बन जाएगी और फिर बाद में दोबारा इंडिया आजाद होगा तब दोबारा इसका नाम बदलेगा, काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे आपको ये बताना चाहेगा कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन बने थे, बताओ कोई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके, विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, है ना। यस। और वेस्टेड इन हिम, और उनको सारी मिलिट्री और सिविल पावर्स दे दी जाती है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं उनको। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस एक्ट ने क्या क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग द अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया, जो पोजीशन जिसका था ब्रिटिश इन इंडिया। तो मतलब कुल मिला के सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसी टर्म आ चुकी है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब सेंट्रलाइजेशन चल रहा है तो उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से डिक्लाइन कर दिया गया, मतलब उनको डिप्राइव कर दिया गया एक तरीके से कि पूरी जो अथॉरिटी रहेगी अब सेंट्रलाइज रहेगी और सेंट्रली चीजें कंट्रोल होंगी। इस तरीके की चीजें यहाँ पे आ जाती है। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब जितना भी एंटायर ब्रिटिश इंडिया है, मतलब जहां जहां पे भी ब्रिटिश के लोग हैं, चाहे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, मद्रास प्रेसिडेंसी हो, जितने भी एरिया को ब्रिटेन वाले कवर कर रहे हैं, जितना भी उन्होंने कैप्चर किया, और सभी के लिए जो लेजिस्लेशन क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो अब सीधा बनाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, और जो प्रीवियस एक्ट के अंदर जो कानून बनाए गए थे उनको अब तक हम रेगुलेशंस बोलते थे पहले, मतलब पहले की बात चल रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड दी एक्ट्स। अब तक हम इनको रेगुलेशंस बोलते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक्ट बोला जाएगा, जो लॉ बनेगा उनको एक्ट बोला जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसकी एक्टिविटीज बंद हो जाएगी ऐसे कॉमर्शियल बॉडी के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काम करना बंद कर देगी और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाएगी। अब ये रूल कर रही है। ठीक है, अब इन्होंने अपना कॉमर्शियल फंक्शंस वगैरह
थोड़ा सा इश्यू हो रहा है एक्चुअली में, जस्ट मिनट, एम आई ऑडिबल? थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ इसको, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो गया है, जस्ट ठीक है। सब कुछ परफेक्ट है ना? आ चुकी है ना मेरी आवाज? यस सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं तो हम इसको। ओके, तो हमने ये देखा था कि अब तक हुआ क्या कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस है वो प्रोवाइड कर दिए गए कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। और यहाँ पे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है जो आपकी अब ईआईसी है वो। और यहाँ पे जो भी अब आ रहे हैं प्रोविजन, उनको एक्ट बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है एंड ओवर रूल कर दिया जाता है बॉम्बे एंड जो प्रेसिडेंसी है आपकी मद्रास लेजिस्लेशन के मामले भी वहां से ले लिए जाते हैं वापस, लेजिस्लेशन भी उनका, और पूरा सेंट्रलाइज हो जाता है सब कुछ सिस्टम। और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ कोशिशें की जाती हैं कि एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम स्टार्ट किया जाए, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स की कोशिश की जाती है, हालांकि ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसी कोशिश की जाती है। एंड ठीक है, तो ओपन कंपटीशन पहली बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी 1833 के एक्ट के अंदर, ये ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे बाद में क्या होता है दैट, इसमें क्या बोला गया था कि सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन होगा, काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट स्टेटेड दैट दिस दैट शुड नॉट बी डिवाइडेड फ्रॉम एनी ऑफिस अंडर द कंपनी। ये सारी बातें होती है, हालांकि ये सब कुछ नेगेट हो जाता है बाद में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके लिए राजी नहीं होते हैं। तो हम 1853 में देखेंगे इन सब चीजों के रिगार्डिंग अब कुछ चीजें होंगी, लेकिन अभी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। ट्राई किया जाता है, कोशिश की जाती है। अब इस एक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं इसका। जब इसका एनालिसिस हम कर रहे हैं इस एक्ट का, तो यहाँ पे है द प्रोविजन ऑफ, जस्ट मिनट, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोविजन किया जाता है। तो मतलब इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही है, वही बातें दोबारा रिपीट हो रही है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नई पोस्ट आ चुकी है, कंसोलिडेशन हो चुका है, सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है इंडिया का। और इसमें सुपरिंटेंडेंस की गई है, डायरेक्शन सुपरिंटेंडेंस दी गई है, एंड डायरेक्शन दी गई है, कंट्रोल ऑफ सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ गया है सब कुछ, ये सारा पावर जो है। ठीक है, और कंपनी जो आपकी एक कॉमर्शियल बॉडी ना रह के अब एक कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। द एक्ट मेड एन अटेम्प्ट टू एडमिट इंडियन इनटू सिविल सर्विसेज, यहाँ पे कोशिश की गई कि इंडियंस को सिविल सर्विस में एंट्री करवाई जाए, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कॉडिफाइड किया गया था लॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर था। अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे, जो लॉज थे ना उस टाइम पे, कानून थे, उनको कॉडिफाइड करने के लिए लॉर्ड मैकॉले को लाया गया, जो कि काफी फेमस है, आपको पता ही है। तो कॉडिफाइड द लॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर लॉर्ड मैकॉले, 1833 के एक्ट से ही है, से ही निकला है, ध्यान रखना है आपको। दिस एक्ट ब्रॉट द कंपनीज मोनोपोली ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना टू एन एंड। तो अब तक क्या था, टी के अंदर और चाइना के साथ ट्रेड करने के अंदर क्या थी, मोनोपोली थी कंपनी की, वो भी खत्म हो जाती है अब यहाँ पे। अब कंपनी पूरी तरह से कमर्शियल बॉडी के तौर पे खत्म हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। एट द सेम टाइम द डेट ऑफ द कंपनी वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो कंपनी के ऊपर डेट था, कंपनी के ऊपर जो कर्जा था, कंपनी हालांकि काफी कमा रही थी, लेकिन उसके बावजूद डेट था क्योंकि करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा था। तो वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ले लिया जाता है अपने कंधों पर। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता ही है। ठीक है, तो जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उसके हेड, उसके सुप्रीम की तरफ काम कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी रन बाय द कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के द्वारा ही चलाई जा रही है एक तरीके से।
ठीक है। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्ट्रिक्ट कंट्रोल है यहाँ पे, ठीक है। और ये लोग जो है वो अब पूरा जो कंपनी का डेट था अपने ऊपर ले लेते हैं, अब पैसा इंडिया से ही निकालेंगे इस चीज के लिए वो, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर होता है। एंड देन फर्स्ट लॉ कमीशन को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 1833 से ही आया है एक्ट से, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन 1834 बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था 1834 में। तो किस चार्टर एक्ट के थ्रू किया गया, तो 1833 आपको याद करना है, लेकिन कब किया गया, तो 1834 में किया गया। इन दोनों चीजों को याद रखना है। और हेड कौन थे, मैकॉले कर ही रहे थे इसको हेड। तो दिस वाज डन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम प्रिवेलिंग इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। तो इसमें मतलब जो भी आपका लीगल सिस्टम चल रहा था ना, उसको एनालाइज करने के लिए वगैरह वगैरह पूरा सिस्टम लाया गया था, ठीक है। और आपको पता ही है लॉर्ड मैकॉले की चेयरमैनशिप के अंदर इसको लाया गया था। और इंपॉर्टेंट जो चेयरमैन कौन थे यहाँ पे, लॉर्ड मैकॉले, चेयरमैनशिप थी लॉर्ड मैकॉले की, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसके अंदर चेयरमैनशिप लॉर्ड मैकॉले की थी। एंड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इनके द्वारा दी गई, कि भाई आईपीसी की रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी, और एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है उसकी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन इंडिया का जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, और ये तो ब्रिटिश के टाइम का है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में आया है, ध्यान रखना। 3 साल के लिए 3 years टर्म अंडर द एमजी स्टेलवार्ड, है ना। तो इनके इनके नेतृत्व में ये आता है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इंडिया का 1955 में आता है, जो आपका फर्स्ट कमीशन जो आता है लॉ कमीशन। अब देखते हैं ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थी, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, है ना। क्वेश्चंस देखते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 के कुछ क्वेश्चंस है जो आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये कौन से प्रोविजन था जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में नहीं था। इन 4 प्रोविजन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा प्रोविजन था जो चार्टर मतलब 1833 के एक्ट में नहीं था। तो पहला क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी अबोलिश्ड। क्या था ये 1833 में, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी गई थी। बताइए, आंसर दीजिए इस चीज का, कि ऐसा हुआ था कि 1833 के अंदर। कौन बोलेगा, नहीं सर। क्यों नहीं हुआ था। अभी तो पढ़ाया ही है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी अबोलिश, कर तो दी गई थी सारी ट्रेडिंग, कॉमर्शियल बॉडी के तौर पे खत्म हो चुकी थी कंपनी, और केवल अब कौन सी रह चुकी थी ये बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये तो सही है। इन्होंने पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, वो बतानी है हमको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे बदल दिया गया था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था उस पोस्ट को। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, है ना। एंड देन फाइनली एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। ये नहीं हुआ था ना, इंडिया थोड़ी था लॉ मेंबर, कहाँ अपॉइंट किया था यहाँ पे। एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। यहाँ पे आई थी क्या ये बात यहाँ पे नहीं आई है, आपको पता होना चाहिए। कब आएगी ये बात, बाद में आएगी, है ना। 18 आई थिंक काउंसिल एक्ट के अंदर ये प्रोविजन आएगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन आपको, कोई डाउट है इसमें। नो सर। सर लॉ आगे बढ़े। मेंबर जो ब्रिटिश था ना। नहीं, एक्चुअली में इंडिया के लॉ मेंबर को अभी यहाँ पे नहीं लाया गया था, चेयरमैन तो लॉर्ड मैकॉले नहीं थे, सर, उस ठीक है। टाइम जो है, उस टाइम सर ब्रिटिश था ना। हाँ मतलब हाँ, सारे लोग उस टाइम पे ब्रिटिश के ही थे, जितने भी उस यस काउंसिल सर। के अंदर लोग थे ना, वो भी काउंसिल में जो लोग थे वो भी ब्रिटिशर्स ही थे एक्चुअली में, ठीक है। अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को देखते हैं। 1833 का पूरा खत्म हो चुका है, और जो की हाइलाइट्स थे उसके वो क्या रहे हैं, कि मोनोपोली जो थी टी और चाइना तक भी खत्म कर दी गई है अब यहाँ पे। किसकी, कंपनी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह चुकी है प्योरली। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नई पोस्ट क्रिएट की गई है, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वगैरह के लेजिस्लेशन पावर जो है उनसे ले लिए गए हैं। सब कुछ सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। लॉ कमीशन भी बनाया जाता है, 1854 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, और लॉर्ड मैकॉले के हेड होते हैं, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस 1833 के एक्ट के अंदर रहते हैं। अब हम 1853 का एक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1853 में क्या हुआ है, दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट की सीरीज में ये लास्ट एक्ट होगा, मैंने बताया था ना, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो चार्टर एक्ट की सीरीज के अंदर ये लास्ट एक्ट होगा। दिस एक्ट वाज द लास्ट एक्ट इन दिस सीरीज, है ना। और ये अब तक 1793 से 1853 तक के जो एक्ट है वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, एक दौर खत्म हो जाएगा, फिर क्राउन रूल आ जाएगा। तब जो एक्ट स्टार्ट होंगे उनके नाम भी अलग होंगे, वो काउंसिल एक्ट के नाम से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो 1853 के अंदर क्या बातें की गई थी वो देख लेते हैं।
इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, अब तक हम देखते आ रहे थे कि भाई काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको अब अलग अलग कर दिया गया है यहाँ पे 1853 के अंदर। ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू दी काउंसिल। 6 नए मेंबर्स जोड़े गए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के तौर पे काउंसिल के अंदर। इन अदर वर्ड्स इट एस्टेब्लिशेस सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे क्रिएट की गई है, जिसको कि हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल देते हैं, काइंड ऑफ। तो ध्यान रखना, ये नई बॉडी एक तरीके से बन गई है, 6 मेंबर्स को अलग से ऐड करने का मतलब ये हो गया कुल मिला के। और यहाँ पे ओपन कंपटीशन, मैंने बोला था ना ओपन कंपटीशन बाद में आएगा, तो अब ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट यहाँ पे लाया जाता है 1853 में। कभी क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना इस चीज को कि 1853 में लाया जाता है ये वाला प्रोविजन, है ना। और उस टाइम पे नॉन कोविनेटेड एंड कोविनेटेड दो काइंड ऑफ, है ना, ये सिविल सर्विसेज हुआ करती थी। ठीक है, तो इसमें से क्या किया गया है, ये कोविनेटेड जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ओपन टू द इंडियंस कर दिया गया है, सभी इंडियंस के लिए। पहले केवल नॉन कोविनेटेड जो सिविल सर्विसेज थी, ठीक है, उनको ही इंडियंस के लिए अलाउ किया था, लेकिन अब इनको भी कर दिया गया है, तो इसको भी आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। और मैकॉले कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1854। मैकॉले कमिटी बनती है दोबारा से 1854 के अंदर, ध्यान रखना, मैकॉले कमिटी बनती है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि 1858 के अंदर फिर 1857 की जो मिटनी हो जाएगी, तो उसके बाद में क्राउन रूल आ जाएगा, तो अब वो 20-20 साल वाले जो एक्ट आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड फॉर द कंपनी रूल। लेकिन यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया, जैसे पहले बोल दिया जाता था कि 20 साल के लिए कंपनी रूल अब रहेगा, काइंड ऑफ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रीवियस जो चार्टर्स थे उसके अंदर ये बात बोली जाती थी, लेकिन इस बार नहीं बोली गई, तो कहीं ना कहीं पे संकेत मिल रहे हैं इस चीज के कि कंपनी रूल खत्म हो सकता है कभी भी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो स्टार्ट किया गया, लोकल्स का रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। एंड 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल। जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जुड़ रहे थे ना काउंसिल के अंदर, वो उसमें से 4 जो मेंबर्स है वो लोकल प्रोविंस जो थे वहां से लिए गए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्ट आई थिंक। और इसमें, है ना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की जो गवर्नमेंट्स थी ना, उनको आई थिंक ये कुछ मिस है इसमें से एक लाइन, चलो कोई ना, वो आगे मिल जाएगी हमको ना। अब देखते हैं फाइनली हम यदि रिमार्क देना चाहें कि इस एक्ट को 1853 के एक्ट में क्या हुआ फाइनली, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि द वेरियस एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कस अबव कंप्लीटली सबऑर्डिनेट द कंपनी एंड इट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो, ठीक है। जस्ट ए मिनट। अब पता है क्या हो रहा है, अब 1858 के एक्ट के लिए अब बातें यहाँ पे बनने लगेंगी, क्यों मतलब 1858 का एक्ट लाया गया, तो यहाँ पे देखो, एट द सेम टाइम इट इज रिकॉग्नाइज दैट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया कुड नॉट बी रन। मतलब बहुत मुश्किल है इतने 6000 माइल्स अवे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना डेली तौर पे, तो इस वजह से कोशिश की जा रही है अब यहाँ पे। द 3 जो सीट्स थी यहाँ पे, क्या, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा इनके अंदर भी पावर क्लैश वगैरह हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया, इट इज टू बी नोटेड दैट इंडियंस वर अलाउड टू शेयर एनी ऑफ दीज 3 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब कुल मिला के अभी वो एटमोस्फेयर बनने लग गया है कि 1858 का एक्ट लाना पड़ेगा इनको, ठीक है, और ये 1858 का एक्ट बाद में आ भी जाएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम क्या होता है, इंडिया वाज टू बी मेड टू बियर द फुल कॉस्ट ऑफ इट्स ओन कॉन्क्वेस्ट एज वेल एज फॉरेन रूल। मतलब ये सारी चीजें वही है, एंड फाइनली हम 1858 के एक्ट की तरफ चलते हैं ना। 1853 का एक्ट हमने देख लिया, उसके की प्रोविजंस हमने देख लिया, ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, और कोविनेंटेड जो जॉब्स थी उसके अंदर इंडियंस को अलाउ कर दिया गया। उसके अलावा यदि हम बात करें 1853 के एक्ट के बारे में, उसके अलावा क्या होता है, तो उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है, 6 मेंबर्स ऐड कर दिए जाते हैं, मैकॉले कमेटी बनाई जाती है, और ये सब चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया जाता है कि कंपनी रूल और कितने टाइम के लिए रहेगा, है ना। ये कंफर्म नहीं किया जाता है कि कंपनी रूल और कितने, जैसे पहले वाले जो एक्ट थे उनमें ये साफ साफ मेंशन कर दिया जाता था कि इतने टाइम के लिए और कंपनी रूल रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट 1853 का एक्ट। अब हम 1858 के एक्ट पे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा तेज हमको चलना पड़ेगा और काफी ज्यादा सिलेबस है इस वजह से। तो 1858 का एक्ट देखते हैं। आपको पता ही है, अब क्राउन रूल आ चुका होगा, 1858 का एक्ट आएगा, काफी चीजें बदलेंगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भी बदल जाएगी, वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट होगी, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेगी। अब न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक तरह से इसमें, एंड दिस एक्ट इज नॉन एज द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। कभी भूल दिया जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के तौर पर किस एक्ट को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है
गुड गवर्नेंस के एक्ट के 1858 का जो एक्ट है उसको जाना जाता है इस तरीके से। और इसमें क्या किया गया, इसमें लिक्विडेशन कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का लिक्विडेशन पूरी तरह से कर दिया गया, और जो पावर थी वो पूरी तरह से ट्रांसफर कर दी गई है ना। अब गवर्नमेंट एंड टेरिटरीज की जो पूरी पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में ट्रांसफर कर दी जाएगी, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी जैसे पूरी पावर। अब बैकग्राउंड क्या रहा, क्यों लाना पड़ा ये वाला एक्ट, यदि इस बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट देखा जाता है द ग्रोइंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट, आपको पता ही है कि मेटनी वगैरह हो जाती है और कंपनी के रूल की तरफ काफी रिजेंटमेंट होने लगता है, तो इन दैट सिचुएशन इन सब चीजों की वजह से भी इस एक्ट को लाना पड़ता है। 1857 का रिवोल्ट काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है काफी लोगों के द्वारा। तो इसने काफी हद तक 1858 के एक्ट को लाने पे और क्राउन रूल को लाने के लिए मजबूर किया काफी हद तक, है ना। एंड देन 1858 का एक्ट जो था, मतलब मजबूर क्या किया, वो उनको समझ आ गया कि अब इतना आसान नहीं है रूल करना, तो हमको एज ए क्राउन रूल को वहां पे लेके जाना पड़ेगा, कंपनी नहीं, हमको फुल फ्लेज में वहां पे थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। एंड 1858 का जो एक्ट है इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द ब्रिटिश क्राउन, तो ये एक्ट वहीं पे लाया गया था ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर ही और ट्रांसफर कर दिया गया पावर का। दिस एक्ट वाज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल। यहाँ पे एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल कहाँ पे आया, तो आपको पता ही है 1858 के एक्ट में आया, तो इसको ध्यान रखना है आपको। फीचर्स देख लेते हैं इस एक्ट के फीचर्स क्या रहे। तो द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द इंडिया मस्ट बी गवर्न डायरेक्टली थ्रू द क्राउन एंड इट इज अबोलिश द कंपनी रूल, हमने पहले भी देख लिया था। एक्ट ने चेंज कर दी डेजिग्नेशन जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, वाइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट अब यहाँ पे आ जाती है। वाइस रॉय वाज द डायरेक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव थे वाइस रॉय डायरेक्ट किसके, ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे जो वाइस रॉय थे वो, ठीक है। और इसने क्या किया, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो यहाँ पे एंड कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे एसओएस आएगा, एसओएस क्या होगा अभी पता चलेगा आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एसओएस होंगे, तो इनकी पोस्ट अब क्रिएट होगी, है ना। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस नेमली एज, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है ना आप लोगों को, यस सर। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोस्ट क्रिएट होगी, उनके साथ में 15 लोग होंगे उनकी हेल्प करने के लिए, तो ये सब कुछ हटा दिया जाएगा, सीओडी एंड बीओसी सब कुछ यहाँ पे, है ना। जब तक बीओसी वगैरह एंड सीओडी वगैरह जो था वो सब कुछ हटा दिया गया है। जस्ट ए मिनट, हाँ, तो जो बीओसी वगैरह और सीओडी वगैरह था वो सब कुछ हटा दिया गया है, और अभी यहाँ पे आ जाएगा एसओएस की पोस्ट आपकी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। एसओएस क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और वो हमको हैंडल करेगा, वहीं पे पार्लियामेंट के अंदर से हैंडल करेंगे। उनको 15 मेंबर्स की एक काउंसिल प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो कि उनको असिस्ट करेगी इस तरह से। और ये जो काउंसिल होगी, दिस काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी होगी जो एसओएस को एडवाइस देगी, एंड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल होंगे एसओएस जो होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न इंडिया थ्रू द गवर्नर जनरल, ठीक है। तो मतलब गवर्नर इंडिया में तो गवर्नर जनरल है, एसओएस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, 15 मेंबर की इनको टीम दी गई है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारे यहाँ पे वायसरॉय की पोस्ट आई चुकी है, ठीक है। वायसरॉय की हेल्प करने के लिए उनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसरॉय की, है ना। और नॉन टुगेदर एज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी बोलते थे, और ये वाइस राय के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है ना। और ये एक्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट। ये फालतू की बातें, इनसे कोई मतलब नहीं है हमको। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देख लेते हैं थोड़ा सा, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है ये कुल मिला के। तो द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ये पूरा अधिकार एक तरह से दे दिया गया है। एंड आगे हम देखते हैं थोड़ा, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी ब्रिटिश एमपी, ये ब्रिटिश एमपी थे, है ना। इट्स नॉट लाइक कैबिनेट मिनिस्टर, आई थिंक एमपी है, ब्रिटिश एमपी है काइंड ऑफ, है ना। वो देख लेना आप कैबिनेट मिनिस्टर है या नहीं है, आई थिंक ब्रिटिश एमपी, ओके। एंड ए मेंबर ऑफ द, ओके, कैबिनेट के मेंबर भी है, देखो, है ना, कैबिनेट के मेंबर भी है, प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट के मेंबर भी होंगे और ब्रिटिश एमपी होंगे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे जो वहां पे बैठे हुए हैं, है ना। ही वाज द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया, इनको पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया बोला जाएगा, एसओएस को, है ना। एसओएस वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड इट वाज अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडिया के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे फर्स्ट एसओएस इंडिया के, तो लॉर्ड स्टैनले, तो लॉर्ड स्टैनले जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। थोड़ी सी और क्लियरिटी डालते हैं किसके ऊपर, मोर क्लियरिटी ऑन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, थोड़ी सी और क्लियरिटी डालते हैं क्या है वाइसरॉय कौन है एंड गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदलने के बाद क्या अंतर आया। द डिफरेंस बिटवीन द वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल लाइज इन द फैक्ट दैट वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, वाइसरॉय जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन के, वाइल द गवर्नर जनरल वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पता है टर्म्स के अंदर काफी अंतर है। आपको पता है कौन थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन बताएगा। लॉर्ड कैनिंग सर। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है अभी यहाँ पे नाम,
बिल्कुल, नाम यहाँ पे बदल दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया भी थे। तो यहाँ पे नाम बदल दिया गया है, लेकिन इसका जो मतलब है वो अलग है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इसकी निटिकिटी में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस वाले पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। ये काम का नहीं है, ज्यादा जनरली क्वेश्चन इस पे आते नहीं है। इसमें वो थोड़ी हिस्ट्री बता रखी है। वायसरॉय मतलब वाइस किंग, एंड फ्रेंच फॉर किंग काइंड ऑफ। वॉय मतलब फ्रेंच ऑफ किंग फॉर किंग वाइट, वो सब चीजें बताई गई है कि काम के हमारे लिए है नहीं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं इस एक्ट को कि क्या था 1858 का एक्ट, और इसको थोड़ा एनालाइज करने के लिए हम चलते हैं। सर ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, एडवाइजिंग स्ट्रक्चर था, क्या बोल रहे इसके हो? ऊपर वाला एडवाइजिंग स्ट्रक्चर था ये तो। आई एम सर नॉट ये गेटिंग यू। क्वीन यस सर, जे वाइस जिस पेज पे आप हैं, वाइस किंग वगैरह जो समथिंग में लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। तो सर ये स्ट्रक्चर था। हाँ मतलब वो पूरा उस वजह से उसको ऐसा बोला गया है ना, वाइस किंग वगैरह एंड यस काइंड सर, ऑफ। तो एडवाइजिंग उस वो स्ट्रक्चर था। हमारे, बिल्कुल वो हमारे लिए लेकिन अभी काम का नहीं है यहाँ पे, है ना। इस जगह पे इस पे से क्वेश्चन आएंगे नहीं, वो बता रखा है जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इन्होंने। अब देखते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा एक्ट को। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वाज रिजिडली सेंट्रलाइज थ्रू दिस एक्ट। तो अब तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन खतरनाक वाला हो ही जाएगा, क्योंकि एक्ट ऐसा ही आ चुका है, क्राउन के ऊपर जा चुका है, क्राउन के हाथों में सब कुछ, है ना। तो द टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस, है ना। अब जो टेरिटरी है वो प्रोविंसेज में डिवाइडेड है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वहां पे है, काइंड ऑफ। अभी हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट होगा धीरे धीरे, क्योंकि लोगों के बीच में काफी ज्यादा असंतोष होगा। तो उस असंतोष को खत्म करने के लिए, लोगों को पावर देने के लिए, उनकी शेयरिंग लाने के लिए गवर्नमेंट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह भी स्टार्ट होगा। जो अब तक सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, अभी हम उसको देखेंगे। देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस एंड ऑल द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, चाहे सिविल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, सारा का सारा सब कुछ चला गया गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास सब कुछ चला जाता है उनके हाथ में। द एंटायर मशीनरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ब्यूरोक्रेटिक। पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो ब्यूरोक्रेटिक होगी एंड टोटली अनकवर्ड अबाउट पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया। और मतलब उनको पब्लिक ओपिनियन वगैरह से कोई मतलब नहीं होगा, पूरा सब कुछ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलेगा यहाँ पे। द कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एब्सोल्यूट। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो कंट्रोल होगा बिल्कुल एब्सोल्यूट होगा। सब्जेक्ट टू हिज अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, के लिए वो के अंदर वो रेस्पॉन्सिबल होंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, और वायसरॉय यहाँ पे चीजों को देखेंगे ही। ठीक है, अब देखते हैं दिस एक्ट ब्रॉट, क्या किया इन्होंने, क्या क्या लेके आया, वर मोर फॉर्मल देन एनी सब्सटेंशियल चेंज, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन फैक्ट हैड ऑलरेडी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड वगैरह, ये फालतू की बातें बताई गई है। अब देखते हैं काम की चीज। यहाँ भी एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रिंट 2006 में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडिया। बताना है आपको, स्टेटमेंट बतानी है, फिर ये पूछेगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। ये ऐसा हुआ था क्या कुछ? तो ऐसा नहीं था, नहीं देखो सर, 1853 नहीं, 1833 में ही हो गई थी ये चीज तो। 1833 में था सर। हाँ तो ये तो गलत हो जाएगी, क्योंकि 1833 में पहले ही हो चुकी है ना ये चीज तो। यस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर। ठीक है, एंड अंडर टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो बिल्कुल ठीक है ये बात, इसमें क्या गलत है? ठीक है, तो ये डायरेक्ट अब क्राउन का रूल आ गया है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 ही तो ठीक है। इसमें कुछ गलत है क्या सेकंड स्टेटमेंट में? तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है। और 1858 का एक्ट हमारा कवर हो गया। तो अभी हमने 1813 कर लिया, 1853 कर लिया, 1858 कर लिया, अब 1861 करते हैं। अब इन एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाएगा। ठीक है, 1861 एंड 1862 का जो एक्ट होगा इनको देखेंगे हम, है ना। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 देखते हैं पहले। तो यहाँ पे बताया गया, दिस काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस ए grain of popular element as it's provided that the governor general's executive council, which was till then composed of the officials, must be include some nominated Indians as। तो यहाँ पे आप कुल मिला के देखो, इन सब चीजों का मतलब समझना, जब इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहा है तो किस तरह से इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ताकि उन लोगों के अंदर जो विरोध है वो समाप्त हो जाए, असंतोष है वो समाप्त हो जाए। तो उसके लिए सारे एक्ट आएंगे। और कुल मिला के एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह, लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह, इन सब में एंट्री करवाने की कोशिश की जाएगी इन एक्ट के अंदर इंडियंस की, और ये सब कुछ ही चलेगा। क्योंकि अब अपीजमेंट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि 1857 की मिटनी हो चुकी है। ब्रिटिशर्स को समझ आ चुका है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो थोड़ा इन लोगों को भी इंक्लूड करना होगा, थोड़ा अपीजमेंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से कैरेट एंड स्टिक वाली जो उनकी पॉलिसी थी ना, उसी को वो अपनाते हैं अब यहाँ पे। और यहाँ पे वो नॉमिनेटेड करने लगते हैं इंडियंस को, जो कि नॉन ऑफिशियल रखते हैं, लेकिन वो मेंबर्स को, है ना। पहले स्टार्टिंग में नॉन ऑफिशियल रहेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि वो ऑफिशियल भी होते जाएंगे काइंड ऑफ, है ना। वो सब चीजें हम देख लेंगे।
तो बैकग्राउंड ऑफ एक्ट को देख लेते हैं, क्या था बैकग्राउंड इस एक्ट के पीछे का। तो इसमें क्या था, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857 देयर वाज ए जनरल परसेप्शन, मैंने वो सारी बातें जो बोली हैं वही यहाँ पे बताया गया। जनरल परसेप्शन क्या बन गया, दैट की इट वुड वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर गवर्नमेंट इन इंडिया विदाउट द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वांटेड टू इंक्लूड सम इंडियंस इनसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो वही सारी बातें बताई गई है जो मैंने बोल दी। तो चार्टर एक्ट ऑफ, फाइनली जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हैड सेंट्रलाइजेशन किया था उन्होंने, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वगैरह सबका। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। अब दोबारा से अथॉरिटीज वगैरह वापस दी जाने चालू की जाएगी। मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उनकी पावर दोबारा से रिस्टोर किए जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी लोकल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा कुल मिला के, हम ऐसा बोल सकते हैं। नील सिंह आप म्यूट कर लो अपने आप को, थोड़ी आवाज आ रही है, इको आ रहा है, जब बोल रहा हूं तब अनम्यूट कर लेना। ऑल्सो देयर वॉज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पीपल इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल वगैरह में इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए सब चीजें एक्ट आएंगे। देयर वाज ए ग्रोइंग डिमांड दैट सम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स शुड बी इंट्रोड्यूस, तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डिमांड काफी बढ़ रही थी। तो 1861 का जो काउंसिल एक्ट है उसके कुछ फीचर्स को हम देख लेते हैं। तो इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद ए लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है, लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके साथ अब इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। सम इंडियंस वर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस की एंट्री करवाई जाएगी। तो कभी पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल तौर पे इंडियंस की एंट्री कब करवाई गई, तो ये आपको बता देना है ना। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड जो कैनिंग है, आपके फर्स्ट वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही है ना फर्स्ट वायसरॉय हमारे, मतलब काइंड ऑफ इंडिया के उस टाइम पे जो फर्स्ट वायसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, है ना। तो जो 1862 में भी लॉर्ड कैनिंग ही है, उन्होंने इंडियन वायसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू बी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो ये नाम याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, 3 लोग हैं। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इनको 1862 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंट्री करवाई जाती है, और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी ज्यादा है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। एंड बाद में क्या होता है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और काफी सारी जो पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है बॉम्बे और मद्रास की, उनको वापस रिस्टोर कर दी जाती है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के एस्टेब्लिशमेंट के प्रोविजंस भी यहाँ पे किए जाएंगे। बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के लिए और पंजाब के लिए एस्टेब्लिश किए जाएंगे। अभी ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी। अब तक बंगाल और सॉरी बंगाल में तो थी, मद्रास और बॉम्बे के अंदर थी। अब 1862 के अंदर नई बनाई जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल, सॉरी ये क्या है, बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, ठीक है। हाँ, तब तक बंगाल में प्रेसिडेंसी वो नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि बंगाल तो इनका गढ़ था ना, बिल्कुल इनका हब था, वो तो एक तरह से सेंट्रल पॉइंट की तरह काम कर रहा था। लेकिन बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी। नॉर्थ जो वेस्ट फ्रंटियर है आपका, ठीक है, आज का वो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहां के लिए भी बनाया जाएगा, और पंजाब के लिए भी। तो इन सबके लिए अब यहाँ पे क्या बनेगी, और इनके ईयर याद रखने हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए 1866 में बनी है आपकी काउंसिल जो है वो, पंजाब के लिए 1897 में बनी है, और बंगाल के लिए 1862 में बनी है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है नहीं, तो ये भी यहीं पे इसी काउंसिल एक्ट के अंदर हुआ है, ध्यान रखना है। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाया जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया जाता है एंड एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू डेलीगेट स्पेशल टास्क टू इंडिविजुअल। मतलब आजकल जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम होता है ना, मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग उनको अथॉरिटी, अलग अलग पावर, अलग अलग डिपार्टमेंट वगैरह दिए जाते हैं। वो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखना। एंड यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ऑल मेंबर्स हैव देयर ऑन पोर्टफोलियो। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आजकल आज का जो मंत्रिमंडल है ना, वैसे आप सोच सकते हो, तो उनका खुद का सबका अपना पोर्टफोलियो हुआ करता था। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम की इंडिया में शुरुआत होती है 1861 के काउंसिल एक्ट के थ्रू, ठीक है। इट एम्पावर्ड द वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट दी कॉन्करेंस, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस भी 1861 के काउंसिल एक्ट से आया है, काफी इंपॉर्टेंट है सब चीजें, पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है इनकी। तो वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्करेंस के बिना ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ये प्रोविजन काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया 1861 में लाया गया। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ्स। और ऐसे ऑर्डिनेंस की, जैसे आज भी ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश जो होता है, उसकी लाइफ 6 महीने होती है, वैसे ही उस टाइम पे भी 6 महीने थी, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं ऑर्डिनेंस पावर की क्या रही है इंडिया के अंदर, इसको ट्रैक करते हैं कि ऑर्डिनेंस पावर की हिस्ट्री इंडिया के अंदर कैसे रही है पूरी की पूरी, उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है,
द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री relating to the ordinance making power of the president in India is traceable। तो यहाँ से स्टार्ट होती है 1861 से ये जो पावर है पूरी। अंडर दिस एक्ट गवर्नर जनरल कुड प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकते हैं, बात हमने पढ़ ली है, फालतू में दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, 6 महीने तक वो रहेगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडेड फॉर द प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर जनरल इन हिज डिस्क्रिशन और इन एक्सरसाइज विच हिज इंडिविजुअल जजमेंट। तो अपने इंडिविजुअल जजमेंट के साथ कर सकते हैं गवर्नर जनरल इस चीज को, इसके प्रोविजन भी किए गए थे। 1935 में ये बातें बोली गई थी, 1935 के एक्ट के अंदर ये बातें बोली जाएंगी। गवर्नर जनरल वाज हाउ एवर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्राउन सर्टेन केसेस, ये सब सारी बातें हैं, है ना। द गवर्नर जनरल आल्सो हैड द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेटिव वाज इन नॉट सेशन। काइंड ऑफ ये पूरा एक हिस्ट्री से बता रखी है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। अब हम तो इस एक्ट को एनालिसिस कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द members were nominated and their functions were confined exclusively to the consideration of legislative proposal placed before it of गवर्नर जनरल। ये फालतू की बातें हैं, हम कौन सा 1861 के एक्ट को देख रहे हैं ना, वैसे इसको एनालाइज करने की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आ चुका था, यहाँ पे पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया था, यहाँ पे नई प्रोविजंस किए गए थे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने के लिए। ठीक है, और जो आपकी लेजिस्लेटिव आपकी जो काउंसिल है उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड करवाया गया था, उनके नाम हमने देख लिए थे। ठीक है, सर दिनकर राव, ठीक है, बनारस के महाराजा वगैरह, उन सबको इसके अंदर लाया गया था, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी, तो यही यहाँ पे रिपीट किया जाएगा दोबारा से, तो इसको दोबारा देखने की कोई जरूरत है नहीं। और ऑर्डिनेंस वगैरह का भी यहाँ पे प्रोविजन आ गया था। अब हम देखते हैं थोड़ा आगे चलते हुए कौन सा एक्ट आने वाला है हमारा। अब हमारा एक्ट आएगा, आई थिंक वोटिंग कुछ मिस हुआ है क्या इसमें, सी और ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड और देख लेते हैं इस एक्ट का, फिर 1860 अच्छा 1892 के एक्ट के ऊपर आ जाएंगे हम। फीचर्स ऑफ द एक्ट 1892 का एक्ट है नाउ, एनालिसिस ऑफ द एक्ट। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा कुछ छूटा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिस है पेज, मैंने जब पीडीएफ यहाँ पे डाल लिया तो कुछ छूट गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1861 का एक्ट एक तरह से कंप्लीट कर लिया है काइंड ऑफ, है ना। अब हम देखेंगे थोड़ा सा 1892 का एक्ट है उसको देखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो अभी देखते हैं कि क्या बोलना, बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट को देखते हैं। इंडियन वर ग्रेजुअली बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म। अभी मान लो आप 1892 का एक्ट हम देख रहे हैं थोड़ा, तो उसको उस तरह से देखना, तो भाई अब इंडियंस है वो थोड़ा सा एजुकेटेड होने लगे हैं, उनको अवेयरनेस होने लगी है और नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर आने लगी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो अपने पार्टिसिपेशन को और ज्यादा चाहेंगे, तो अब जो है ब्रिटिशर्स उनको दिक्कत आएगी, अब उनको इंडियंस को और ज्यादा इंक्लूड करवाना पड़ेगा अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, एंड इंडियन लीडर्स वांटेड टू एडमिशन ऑफ द कंसिडरेबल नंबर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो चाहते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारे आए, अब तक तो सब नॉमिनेटेड लोग थे हमारे। ठीक है, दे ऑल्सो वांटेड दैट राइट टू डिस्कस ऑन बजट मैटर्स, हमको बजट को डिस्कस करने का मौका मिले मैटर का, है ना। तो ये सब चीजें चाह रहे थे अब हमारे लोग, क्योंकि वो अवेयर होने लगे थे। तो अब यहाँ पे 1892 का एक्ट आएगा। द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। तो यहाँ पे है ना, द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू इंडियंस को इंक्लूड करवाना है, इसका फर्स्ट प्रोविजन 1892 में आता है। और इलेक्शन जो थे वो इनडायरेक्ट थे, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं 1892 का ही एक्ट है, ये थोड़ा सा मिस हो गई होगा, कोई पेज नहीं आ पाया होगा, कोई पेज। ठीक है, स्क्रीन चल रही है, हाँ। तो इसको हम एक्ट को देख रहे थे यहाँ पे 1892 के एक्ट को। अब यहाँ पे देखो जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह है, म्यूनिसिपैलिटी, जमींदार वगैरह, इन सबके जमींदार, इनके चैम्बर्स एंड ऑल काइंड ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत इलेक्शंस वगैरह होने लगेंगे, है ना। एंड द ये सब चीजें वर एम्पावर्ड टू रिकमेंड मेंबर्स टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। अच्छा, यहाँ से प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर मेंबर्स को रिकमेंडेशन अलाउ कर दिया जाएगा इन सब जगह से। ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एम्पावर कर दिया जाएगा न्यू लॉज बनाने के लिए। तो एनालाइज करते हैं इस एक्ट को हम फाइनली। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। कभी पूछा जाना कि कौन सा एक्ट है जो कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पहली बार मॉडर्न इंडिया के अंदर आया, तो वो 1892 का काउंसिल एक्ट है, आपको ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ द इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज इंक्रीज एंड दिस वाज ए पॉजिटिव स्टेप। और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेप थे, काफी ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर मेंबर्स को इंक्रीज किया गया था। However, the system of indirect elections prevented the direct contact between the public and representatives in many ways। लेकिन इलेक्शन जो थे वो इनडायरेक्ट थे, तो पब्लिक का सीधा रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कनेक्शन नहीं था, ये एक प्रॉब्लम भी थी यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ पेटिशन पेयर एंड प्रोटेस्ट वाज सीन एज वीकनेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे ट्रिपल पी की जो पॉलिसी थी ना कांग्रेस की, वो एक वीकनेस की तरह देखी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड दिस पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस वाज आल्सो सीन एज ए लैक ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट के लैक के तौर पे भी इसको देखा गया।
ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ए मिनट, तो ये सब कुछ ही था इसके अंदर। थोड़ा देख लेते हैं बीजी तिलक क्या बोल रहे हैं, कुछ एडिशनल चीजें। द राइज ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म वाज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट। काफी ज्यादा मिलिटेंट उस टाइम पे, आपको पता ही 1892 का जब टाइम था, कांग्रेस की स्थापना हो ही चुकी थी पहले ही, और मिलिटेंट नेशनलिज्म वगैरह काफी ज्यादा था। तिलक वगैरह उस टाइम काफी प्रोमिनेंट थे। तिलक की एक स्टेटमेंट भी थी कि पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू बी फॉट फॉर, पॉलिटिकल राइट्स के लिए हमको लड़ना होगा। ये स्टेटमेंट थी बीजी तिलक की, पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू बी फाइट फॉर, ये ध्यान रखना है आपको। दी मॉडरेट्स थिंक दीज कैन बी वार्म, मतलब ये कुल मिला के ये सब चीजें उस टाइम पे चल रही थी। तो यहाँ पे यही था 1892 के एक्ट के बारे में। अब हमारा 1909 का एक्ट आएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है इस वजह से, जस्ट ए मिनट।